नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 71st और 72nd बीपीएससी के लिए हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है होमवर्क सीरीज़। और वो जो सीरीज़ है इसका मैंने वीक 1 का शेड्यूल आपके सामने दिया था, जिसमें ऑलरेडी आपने काफ़ी कुछ कर लिया है और आपका जो है आशा करता हूँ कि पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो उसी के रिगार्डिंग मैं सोच रहा था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएं या फिर एनसीईआरटी या बीटीबीसी की जो बुक्स है वो हम कैसे पढ़ें। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ एनसीईआरटी और बीटीबीसी की जो बुक्स है उसके ऊपर कुछ वीडियोज़ बना दूं, ताकि आप लोग जो है उसको वीडियो को देखें और उस वीडियो को देख के मतलब आप ये सीखें कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, या फिर इस किसी भी बुक के अगर चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप ये समझेंगे नहीं तो आप क्या करेंगे, नोट्स के नाम पे आप एक दूसरी बुक की रचना कर देंगे। आपको ऐसा नहीं करना होता है। तो आपको कुछ ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उसको देखते हुए उन फैक्ट्स को लिख लिया जाता है, कुछ प्री के पर्सपेक्टिव में, कुछ मेंस के पर्सपेक्टिव में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने जो बुक आप देख रहे हैं वो साइंस की क्लास 6 की एनसीईआरटी है, जिसको मैंने वीक 1 के शेड्यूल में आपको दिया था और आशा है कि आपने इसे कंप्लीट भी कर लिया होगा। लेकिन जहाँ तक नोट्स मेकिंग की बात है, हम इस पर बात अभी करेंगे कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। इस जो एनसीईआरटी साइंस की, चूँकि जो मेंस का सिलेबस है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और उसमें साइंस का पार्ट नहीं आता है, तो ऐसे में ये जो बुक है पूरी तरह सिर्फ़ और सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड है। तो हमको इसमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उन्हीं बातों को लिखना है जो प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये जो बुक है, इस बुक में आप देख सकते हैं कि टोटल कुल जो है, बहुत लोग बोल रहे थे कि हमारी किताब में 13 चैप्टर है, कोई बोल रहा था 14 चैप्टर है। तो मैं दिखा दूं कि जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की है उसमें टोटल जो है आपको 16 चैप्टर है। तो चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपकी वीडियोज़ बना देता हूं, और बहुत छोटी छोटी वीडियो होगी क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी में बहुत कम फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्या आपको वो फैक्ट्स पता है? अगर नहीं पता है तो आप उनको लिख सकते हैं। आइए पहला चैप्टर शुरू करते हैं, भोजन यह कहाँ से आता है। क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो बहुत ही सहज होती है, बहुत सरल होती है। इसलिए एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो न सिर्फ इसके लिए बल्कि एसेज के लिए कि कैसे ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ये भी हमें सीखना है। एस्से के लिए जो इंट्रो होता है वो आपको इसी पैराग्राफ से मिलेगा। तो जैसे मैं बस ये दिखाना चाहूँगा कि यह भोजन कहाँ से आता है, चूँकि जो टॉपिक दिया हुआ है ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ख़त्म हो रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क है। तो आप देखेंगे कि इसके फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा क्वेश्चन होगा, जैसे आज अपने घर में क्या खाया था, ये सब। लेकिन ये हमारे नोट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आप देखेंगे इसमें भी कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। तो आप जल्दी जल्दी चीज़ों को कर सकते हैं। इसके बाद जब आप थर्ड चीज़ें आते हैं तो इसमें एक वर्ड है, उसका नाम है संगठक। संगठक मतलब इसके अंदर क्या क्या है, कंटेंट क्या क्या है। जैसे आप एक पका हुआ चावल बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो उसमें चावल के अंदर पानी होगा, कच्चा चावल होगा, ये सब इसका कंटेंट है। तो ये हो गया एक। तो ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसके बाद ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आप करते जा रहे हैं। इसके बाद आप आगे आएँ, ये सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको कट कर दें। आगे आएँ, ये सब हो गया। ये सब संगठक जिसकी बात की थी, मतलब इसमें क्या क्या कंटेंट है, जैसे इडली बनाने में आपको क्या क्या लगता है, चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। लेकिन ये सब हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप देख रहे हैं अभी तक हम इतने पेज, 2 पेज तक पहुंच चुके हैं और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगर हम इसमें आए तो इसमें भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आए तो इस वाले एरिया में, ठीक है, भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है।
इधर से आते हैं हम तो हमारे पास ये जो डायग्राम है ये आपने सबने देखा होगा, और ये डायग्राम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जो ये बुक लिखी गई है कोई सिविल सर्विसेज या बीपीएससी के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि 6 क्लास के बच्चों के लिए लिखी गई। तो उसी तरह से लिखी गई है। जड़, तना, पत्ती, ये कली, पुष्प, ये है पत्ती, ये तना, ये सब है। तो ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है। आगे आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी काट दे आप, ठीक है। इसके बाद जो है अंकुरित बीज, आपको पता ही होगा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप आगे आए, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आप मकरंद का मतलब मीठा रस लिख लें, कभी कभी इससे में काम आएगा। जब भी आपको मीठा रस का, शहद का यूज़ करना हो तो उसकी जगह मकरंद यूज़ करें। इसके बाद जो है जंतु क्या खाते हैं, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे 3 तरह के जंतु हैं जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये क्लास 6 की बुक है इसलिए। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु जो सिर्फ जो है साग खाते हैं या फिर पौधे खाते हैं, उनको शाकाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी जंतु जो सिर्फ मांस खाते हैं, और सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं। ये सब आपको पता ही है, जिनको नहीं पता वो लिख ले, 2 लाइन के नोट्स होंगे इसमें। इसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो है चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर में आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 2 पे। 2 चैप्टर इसमें करा देता हूँ क्योंकि बहुत छोटी वीडियो हो जाएगी। 2 चैप्टर। ये दूसरे चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। भोजन के घटक जो है आप देखेंगे, हम जल्दी जल्दी करेंगे, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका रिवीजन की तरह ये वीडियो यूज हो जाएगा। ये वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर आते हैं, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आते हैं, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आइए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कच्ची सामग्री के हमारे शरीर में कुछ आवश्यक घटक है, उनको पोषक कहते हैं। तो पोषक आप जानते ही हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है यहाँ पे। एक है प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं, और इसके अलावा रुक्षांश और जल। तो आप ऐसे बना लें एक नोट्स में, बहुत ईजी। पोषक पदार्थ ऐसे गोला बना ले और इसमें लिख ले कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके बाद प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, रुक्षांश हो गया और जल हो गया। ये सब आपके पोषक पदार्थ हैं। अब किसका क्या काम है, ठीक है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो ये इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपको है ना कि कुछ कुछ जो है टेस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो देखिए। एक यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, इसको नोट कर ले कि अगर आयोडीन का आपको तनु विलयन बनाना है, ठीक है, आपका तनु विलयन बनाना है तो जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दें। तो टिंचर आयोडीन क्या होता है अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप बस लिख लें कि अगर आपको आयोडीन का तनु विलयन बनाना है तो आपको जो है पानी में क्या मिलाना है, टिंचर आयोडीन। ये फैक्ट आ सकता है। इसके बाद कॉपर सल्फेट विलयन अगर आपको बनाना है, CuSO4 फार्मूला लिखते जाए, CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। अगर इसका विलयन बनाना है तो आपको 100 ml जल लेना है और इसमें 2 ग्राम डाल देना है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, तो ये कॉपर सल्फेट का एक्वस विलयन, यानी कि इसका जो है जलीय विलयन बन जाएगा। इसके बाद जो है अगर आपको कास्टिक सोडा का अगर विलयन बनाना है, कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है, धीरे धीरे हम फार्मूला सब भी करते रहेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ में कास्टिक लगा हो तो OH उसमें आएगा, ठीक है, और सोडा है तो सोडियम, सोडियम का अनुसूत्र होता है Na। अगर यहीं कास्टिक पोटास लिखा होता तो कास्टिक रहता तो OH, और पोटास का मतलब पोटेशियम तो KOH, ठीक है, ये इजी है। अब एक है मंड के लिए परीक्षण। सिंपल बात है, हमने यहाँ पर आयोडीन का तनु विलयन इसलिए बनाया था, मंड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट।
मंड का मतलब है शर्करा। ये तीनों चीज़ आप अगर टेस्ट पूछे तो आप एक ही टेस्ट बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट। अगर ये तीनों चीज़ का टेस्ट है, आप इसको लिखते जाए कि मंड, शर्करा और कार्बोहाइड्रेट, अगर ये तीनों चीज़ का अगर आपको टेस्ट पूछे तो आपको उसके लिए टेस्ट के लिए यूज़ करना है तनु आयोडीन विलयन। किसी चीज़ में शर्करा है कि नहीं, या किसी चीज़ में मंड है कि नहीं, या किसी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, इसका मतलब चीज़ें चेक करने के लिए आप जो विलयन यूज़ करेंगे वो है तनु आयोडीन विलयन। बहुत बार आया है, PYQ में भी आया होगा, इसको आप लिख लें, तनु आयोडीन विलयन। और इससे क्या होता है, जो आपको सामग्री दिया होगा उसका रंग नीला या काला हो जाएगा। अगर नीला और काला बन रहा है तो इसका मतलब है उसमें मंड है, उसमें मंड है। मान लीजिए कि कोई पत्ती है, पत्ती में चूँकि आपको पता है, अगर पत्ती है, मान लीजिए पत्ती में आपको पता है कि मंड बनता है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, मंड बनता है। तो अगर मान लीजिए इसमें मंड है, कैसे टेस्ट होगा, तो उस टेस्टिंग हम बाद में, आप इसमें पढ़ लीजिएगा कि इसमें अगर हम तनु आयोडीन विलयन मिलाएंगे, डालेंगे विलयन, तो इस पत्ती का जो रंग है वो नीला ऑब्लिक काला हो जाएगा। जहाँ पे नीला काला होगा मतलब वहीं पे मंड बना है। अगर नीला काला नहीं हुआ तो इसका मतलब वहाँ पे नहीं बना है। बस एक ही लाइन लिखना है आपको, यहीं पे टॉपिक का नाम लिखना है, मंड के लिए परीक्षण। यूज़ क्या करेंगे, तनु आयोडीन विलयन, और रंग हो जाएगा नीला ऑब्लिक काला। बस इतना लिखने से आपका हो जाएगा। अगला है प्रोटीन के लिए परीक्षण। अभी हम लोग पढ़े थे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, एक्वस में लेना है, ठीक है। और ये बनता कैसे ऑलरेडी बता दिया। तो अगर मान लीजिए कि कोई खाद्य पदार्थ है, ठीक है, खाने का पदार्थ है, और उसमें प्रोटीन है कि नहीं, तो इसके लिए डालेंगे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। अगर कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन से इसका रंग बैंगनी हो गया तो यानी इसमें प्रोटीन था। तो आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखना है प्रोटीन के लिए परीक्षण, और इसमें डैश करके लिखना है CuSO, मतलब हिंदी में भी लिख लीजिए, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, और इसको जो है फिर डैश करके लिखिए कि बैगनी कलर देगा, बैगनी कलर देगा। दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोटीन टेस्ट और एक मंड का टेस्ट। ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे। ये सब हो गया, ये सब का पूरा वही है। वसा के लिए परीक्षण आसान है। मान लीजिए किसी चीज़ में वसा है कि नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं, कागज़ में, कागज़ इसमें चिपका के देखते हैं। अगर कागज़ पर जो है तेल लग जाता है, आर पार दिखने लगता है, तो इसमें वसा है। तो ये तो आप लोग बचपन से ही कर रहे हैं, इसको लिख लीजिए, वसा के लिए कागज़, कागज़ का टुकड़ा, ठीक है। यही वाला लाइन लिख लीजिएगा, कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। कागज़ पर तेल का, यही कारण है कि जब आप लोग कुछ कहीं समोसा वमोसा खाने जाते हैं कागज़ पे, तो उसमें तेल लग जाता है, क्योंकि उसमें वसा है, ठीक है। तीन चीज़ों का परीक्षण आप पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी मंड, प्रोटीन और वसा, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। आप लिख दीजिए कार्बोहाइड्रेट और सामने में ऊर्जा, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है, वसा से। वसा से जो ऊर्जा मिलेगा वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये है कि वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से ज़्यादा मिलेगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को, दोनों भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। अब कुछ कुछ स्रोत है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। 2-3 स्रोत आप हमेशा याद रखें, जैसे कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, तो एक आप गेहूँ, आलू, ये सब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। फल वल में भी 1-2 देख लें। इसके बाद आप दूसरा वसा के स्रोत देख ले, जितना भी तेल आता है, सरसों का, सूरजमुखी का, नारियल का, सोयाबीन का, मांस, घी, दूध, मक्खन, ये सब हो गया। और अगर आपको प्रोटीन के सोर्स देखने हैं तो जितने भी दाल है, मटर है, मछली, मांस, दूध, अंडा, ये सब हो गया। विटामिन का स्रोत, विटामिन A के स्रोत, विटामिन B के स्रोत,
आप इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएंगे कि कौन कौन से सोर्स है विटामिन ए, बी, सी और डी के। ठीक है, तो जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन, वैसे ही जैसे वसा और कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन, वैसे ही प्रोटीन को बोलते हैं शरीर वर्धक भोजन। तो शरीर का आपका वृद्धि होगा प्रोटीन से। तो बहुत लोग बचपन में जो है कम वेट होता है उनका या हाइट नहीं बढ़ती, यानी उनमें प्रोटीन की काफ़ी कमी है। अब विटामिन क्या करता है? ये सब हो गया विटामिन। एक तो पहला काम है इसका रोग से रक्षा करता है। आँख, अस्थि, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वैसे तो बहुत सारे विटामिन हैं, चूँकि 6 के लेवल की किताब है, विटामिन चैप्टर आपको अलग से भी फिर से पढ़ना है। तो विटामिन देख ले, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, और एक है बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें हो गया। विटामिन ए क्या करता है? त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। ये सब नोट्स में लिखते जाए, विटामिन ए और डैश करके त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। इसके बाद विटामिन सी जो है रोगों से लड़ने में मदद करता है। और डी जो है हमारी जो अस्थियाँ हैं यानी हड्डियाँ हैं और दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। कैल्शियम का यूज। यही कारण है, कहा जाता है, पहले लोग कहते थे कि 11 बजे तक आपको धूप में रहना चाहिए ताकि हमारे हड्डियों को जो विटामिन डी है वो मिल सके। कुछ और भी चीज़ें हैं शरीर के लिए ज़रूरी, जैसे आयोडीन, इसके लिए जो आयोडीन युक्त नमक होता है। इसके बाद फास्फोरस, ये सब शरीर के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम भी ज़रूरी है और लोहा भी ज़रूरी है। तो बहुत लोगों को फिर आयरन की कमी हो जाती है तो फिर उनको गोलियां लेनी पड़ती है। हमारे शरीर में जो खनिज लवण है उनकी अल्प मात्रा होती है, तो डिफरेंट टाइप के खनिज लवण है, ये आपने देखा होगा। इसके बाद जो है कुछ चीज़ आहारी रेशो, जो रुक्षांश बोला था हमने, लिखवाया था कि कौन पोषक पदार्थों में रुक्षांश भी है और जल भी है। तो रुक्षांश कहाँ से आते हैं? रेशे रुक्षांश से, आहारी रेशे रुक्षांश। तो हमारे रुक्षांश की मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। जो रुक्षांश है वो कहाँ से आते हैं? पादप उत्पाद से। ठीक है, इसके बाद जो है ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लीजिए। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं, जिससे बिना पचे हुए भोजन में निकलने में सहायता होती है। मान लीजिए कि रुक्षांश है, एक्चुअल में रुक्षांश क्या करता है? डायरेक्ट कोई पोषक पदार्थ नहीं देता है, लेकिन ये क्या करता है? भोजन का जो आयतन है, भोजन का आयतन उसको बढ़ा देता है। आयतन अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जो बिना पचा भोजन होगा वो आराम से बाहर निकल सकता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है जल क्या काम करता है? भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करता है, जो भी अवशोषण है उसका सहायता करता है और बाद में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकल जाता है। ये हो गया। इसके बाद ठीक है, संतुलित आहार आप जानते हैं। संतुलित आहार वही है कि पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, रुक्षांश हो गया और जल हो गया। अगर ये सब कुछ है यानी आपका आहार संतुलित है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें कुछ चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ है, ये है कि पकाने से जो है पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं या फिर छिलका उतार के वो करने पर। और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। दालों को बार बार भी नहीं धोना चाहिए, लेकिन हाइजीन और सैनिटेशन तो ज़रूरी है आजकल। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है लाइन कि पकाने में जो है विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो है अगर पकाएंगे आप खाने को तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा उसमें से। ठीक है, तो ये हो गया। तो मोटापे का कारण क्या है? हमारे भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा जो है मोटापे का कारण है। अभावजन्य रोग है जो किसी चीज़ के अभाव से, जो हमने 6-7 चीज़ें बताई पोषक चीज़ें, उसका अगर अभाव हो गया तो आपको अभावजन्य रोग हो जाएगा, जिसमें तरह तरह के रोग है। कभी हाइट नहीं बढ़ेगी, कभी वो
अब यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और उसके लक्षण क्या है। विटामिन ए की कमी से आपको छिन्न दृष्टिहीनता, यानी कि रतौंधी भी बोलते हैं इसको, रतौंधी लिख ले यहाँ पे, रतौंधी हो जाता है। इसमें जो है आपको अंधेरे में कम दिखाई पड़ता है या कभी कभी पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है, दुर्बल पेशी और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव बनने में अधिक समय लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियाँ और दंश है, कमज़ोर अस्थियाँ और दंश है। आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। और लोह कमी से अरक्तता, कमजोरी हो जाती है। तो ये पूरा चैप्टर है आपका, 2 चैप्टर इसमें मैंने करा दिए इस वीडियो में। तो बस आप जो है इसी तरह से लगे रहिए, इसका रिवीजन कर लीजिए। देखिए कि हमने सिर्फ कितनी देर में 20 से 21 मिनट में पूरा 2 चैप्टर आपको करा दिया है। आपको नोट्स बनाने में 25 से 30 मिनट लगेंगे और अच्छे से आपको रिवीजन हो जाएगा। और जब दोबारा आप पढ़ेंगे तो जो आपने नोट्स बनाए सिर्फ आपको वही पढ़ना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और धीरे धीरे मैं ये पूरी सीरीज बना देता हूँ, जिससे आपको जो है ये पता चले कि नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स लिखते कैसे और नोट्स में क्या लिखना चाहिए। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप चीज़ें आसानी से कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। शेयर करें उन बच्चों के साथ जो अभी भी इन सब फैसिलिटीज से दूर हैं और चाहते हैं कि उनका भविष्य बेहतर हो। धन्यवाद।